नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वंजिक स्टडीज़ में। आज की क्लास में लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए नेपाली, बी सिंधी, सी भोजपुरी, डी उड़िया। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी भोजपुरी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं शामिल हैं। इनमें भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। अगला सवाल, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन से ए बीसल देव रासो, बी खुमान रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी परमाल रासो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। यह आदिकालीन काव्य है जो दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन करता है। अगला सवाल, इन तिलों में तेल नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना, बी निराशा हाथ लगना, सी तिलों से तेल की आशा न करना, या डी तिलों से तेल का ना निकालना। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। इन तिलों में तेल नहीं लोकोक्ति का अर्थ है किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। अगला सवाल, जो मुश्किल से खाया जा सके, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दुष्कर, बी विषम, सी दुर्भुक्ष, डी दुर्लभ। सही जवाब है ऑप्शन सी दुर्भुक्ष। जो मुश्किल से खाया जा सके, वाक्यांश के लिए सही शब्द दुर्भुक्ष है। दुष्कर है जो मुश्किल से हो सके, विषम जो समान ना हो या विषम परिस्थिति, दुर्लभ जो कठिनाई से मिले या प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। संधि का विलोम शब्द क्या है? संधि का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए विग्रह, बी विवाद, सी विकास, डी वीरत। सही जवाब ऑप्शन ए विग्रह। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। अगला सवाल, बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए अनेकार्थक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, या डी सकर्मक क्रिया। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। बच्चा रो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए इच्छा, बी झुरमुट, सी अंत्योष्टि, डी निराशा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी झुरमुट। झुरमुट शब्द पुल्लिंग शब्द है, जबकि इच्छा, अंत्योष्टि और निराशा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी देशज, सी तत्सम, डी तद्भव। सही जवाब ऑप्शन सी तत्सम। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा,
इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी भाववाच्य। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। वाक्य भाववाच्य है। जहाँ असमर्थता का बोध होता है वहाँ भाववाच्य होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन से ए रात, बी पुत्र, सी सागर, डी पत्नी। तनय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी पुत्र। तनय का पर्यायवाची शब्द इनमें से पुत्र है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया? आपके ऑप्शन से ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी पद्मश्री शर्मा, सी मिश्र बंधु, डी लाल भगवान दीन। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी पद्मश्री शर्मा। हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ पद्मश्री शर्मा द्वारा माना जाता है। अगला सवाल, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी अतिशयोक्ति, सी श्लेष, डी उपमा। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी अतिशयोक्ति। यहाँ साकेत नगरी की ऊंचाई और भव्यता का वर्णन वास्तविकता से बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन से ए व्यक्तिवाचक संज्ञा का भाववाचक के रूप में, बी भाववाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में, या डी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में। सही जवाब ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में। सीता और सावित्री मूल रूप से विशिष्ट व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वाक्य में सीता सावित्रियों का प्रयोग किसी एक विशेष महिला के लिए ना होकर सीता और सावित्री जैसे गुणों के लिए महिलाओं की जाति वर्ग को दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? आपके ऑप्शन से ए पतला, बी चौगुना, सी घना, डी गोल। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी चौगुना। चौगुना गुणवाचक विशेषण नहीं बल्कि संख्यावाचक विशेषण है। पतला, घना और गोल ये तीनों गुणवाचक विशेषण हैं। अगला सवाल है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी 3। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। तुम्हारा पुरुषवाचक या निजवाचक सर्वनाम, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, गीता ने दूध पिया वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी अधिकरण कारक, डी कर्ता कारक। बताइए वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब ऑप्शन डी कर्ता कारक। गीता ने दूध पिया वाक्य में कर्ता कारक है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है।
अगला सवाल, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए सोकर उठना, बी होश में आना, सी आँख खोले रखना या डी साफ दिखाई देना। बताइए आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी होश में आना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है होश में आना। अगला सवाल, साधारणीकरण अलंबत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन से ए रामचंद्र शुक्ल का, बी डॉक्टर नागेंद्र का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का। साधारणीकरण अलंबत्व धर्म का होता है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? आपके ऑप्शन से ए 5, बी 7, सी 11, डी 3। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए 5। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जो क से प वर्ग तक का है। क से म तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। अगला सवाल है, इनमें से यौगिक शब्द कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए राजमाता, बी प्रेम सागर, सी चौराहा, डी दशानन। बताइए यौगिक शब्द कौन सा नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी दशानन। दशानन यौगिक शब्द नहीं है, यह योग रूढ़ शब्द है, जबकि राजमाता, प्रेम सागर और चौराहा ये तीनों यौगिक शब्द हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।